हम किसी भी सोर्स को देखें तो मल्टीपल फैकल्टीज आर देयर फॉर अ सिंगल सब्जेक्ट, बट हमारा गोल होना चाहिए एक फैकल्टी को चूज करो और फिर उसको ब्लाइंडली फॉलो करो, क्योंकि सब अच्छा पढ़ाते हैं, प्रॉब्लम हमारे अंदर होती है कि हम टाइम नहीं दे पाते या हमारा मन इधर उधर भटक जाता है। तो बिगनर्स को किसी एक फैकल्टी को फॉलो करना है, उन फैकल्टी को ब्लाइंडली फॉलो करना है, जो भी वो होमवर्क या क्लास वर्क दे रहे हैं उसको रिलीजियसली आपको फॉलो करना है। Hello, everyone, and welcome to another episode of Chamomile Tea with Toppers, an initiative by An Academy, and I'm your host, Rishabh. Today, I have with me on the show Mr. Vaibhav Saini, who has cleared the SBI PO examination in 2020, and he's here with us today to talk about how he was able to do it and discuss about his preparation strategy. So let's speak to Vaibhav. Hi, Vaibhav. Welcome to the show. How are you doing? Hello, sir. Thank you, sir. I am very fine. Well, great to have you here with us. Firstly, tell me, how does it feel to have this tag of an SBI PO attached to your name? सर एक्चुअली एसबीआई अपने आप में एक ब्रांड है। लाइक एसबीआई का टैग जब से मेरे साथ जुड़ा है ना, एक रिस्पेक्ट अपने आप में इंक्रीज हो गई है, फैमिली में हो चाहे सोसाइटी में हो, तो रिस्पेक्ट का जो लेवल है वो यहाँ से सर यहाँ पहुंच चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। और एसबीआई पीओ बनने के पहले ऑब्वियसली वी विल फर्स्ट स्टार्ट ऑफ बाय आस्किंग यू अ लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ। पहले लेट्स गेट इनटू आपके बैकग्राउंड के बारे में। सो हमें बताइए अ लिटिल बिट अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। ओके सर, इन टेंथ अगर मैं ग्रेडिंग की बात करूँ तो टेंथ में मेरे 87% आए थे, ट्वेल्थ में 82%। देन मैंने बीटेक करी थी इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल बैकग्राउंड, वहाँ पे मैं 82% मैंने स्कोर किया था और मैं कॉलेज थर्ड टॉपर था इन मैकेनिकल फील्ड। आफ्टर दैट अगर मेरा प्लेसमेंट हो चुका था कॉलेज के बाद से, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट जॉब, तो मैंने फैमिली से डिस्कस करके सर रेजिग्नेशन दे दिया। और सबसे पहले मैंने सीजीएल की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो मैंने सीजीएल 2019 का अटेम्प्ट दिया, बट मेरी जो शिफ्ट आई थी वो बहुत ही खराब आ गई थी, तो मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं था, तो मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो गया था। देन आई स्विच टुवर्ड्स बैंकिंग सर। तो फिर मैंने थोड़ी सी बैंकिंग की प्रिपरेशन करी और मेरे सारे बैंकिंग एग्जामिनेशंस वन बाय वन क्लियर होने लगे। मतलब अगर मैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात करूँ तो इस तरीके से मेरी स्टार्टिंग हुई। राइट राइट। तो मुझे ये बताइए कि आप एज अ फ्रॉम योर बैकग्राउंड आप एक इंजीनियर हो, राइट? तो ये बैंकिंग में आपको इंटरेस्ट कहाँ से है? वाज इट दैट आपके कोई फ्रेंड्स थे बैंकिंग में या फैमिली मेंबर्स थे या खुद ही आपको बैंकिंग में जाना? नहीं, एक्चुअली जो किसी भी स्टूडेंट का मोटिव होता है वो होता है सर जॉब लेना, क्योंकि मेरे फादर खुद गवर्नमेंट जॉब में है, तो हमारा कोई बिजनेस वगैरह नहीं था। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उनका बिजनेस था, तो वो बीटेक करने के बाद अपने अपने बिजनेस में सेटल हो गए। बट बीटेक करने के बाद भी एक अच्छी प्राइवेट जॉब मुझे नहीं मिल पा रही थी सर, इवन बीइंग अ थर्ड टॉपर ऑफ माय ब्रांच। तो उस डिससेटिस्फैक्शन की वजह से मेरा थोड़ा इस तरफ फोकस आया कि यहाँ तो कुछ होने वाला है नहीं, थोड़ा बैंकिंग की तरफ शिफ्ट करते हैं। राइट राइट, ओके। एंड जब आपको पता चला कि आपको इवेंचुअली बैंकिंग में ही जाना है, तो आपने कौन कौन से एग्जाम्स के बारे में पढ़ा और आपने कौन कौन से एग्जाम्स इवेंचुअली दिए? सर अगर मैं बिल्कुल सच सच बताऊं तो फर्स्टली मेरा फोकस क्लरिकल एग्जामिनेशंस पे था बैंकिंग जॉब में। तो मैंने पहले पीओ के बारे में सोचा भी नहीं था, क्योंकि जो मैंने सुना था वो ये सुना था कि पीओ एग्जामिनेशंस बहुत डिफिकल्ट होता है, वो कोई कोई क्लियर कर पाता है। तो आई वाज फर्स्टली स्टार्टेड विद क्लरिकल प्रिपरेशन। तो क्लरिकल एग्जामिनेशन देते देते मैंने पीओ के फॉर्म्स पे फिल करना शुरू किया, और जब मेरे से पीओ के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस क्लियर होने लगी तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन आया कि आई कैन डू दिस, आई कैन गो विद द पीओ फॉर्म्स। तो फिर मैंने पीओ एग्जामिनेशंस पे अपना फोकस थोड़ा सा इंक्रीज किया। राइट राइट, एब्सोल्युटली। और ये जो जर्नी होती है, राइट टू बिकम एन एसबीआई पीओ, बहुत लंबी जर्नी होती है, बहुत सारे एग्जाम्स देने पड़ते हैं, काफी ग्रूलिंग प्रोसेस रहता है। एंड इस एंटायर प्रोसेस में जो आपके साथ में रहते हैं वो आपके फैमिली और फ्रेंड्स हमेशा रहते हैं। तो मुझे ये बताइए कि उनका रोल क्या रहा है आपके इस सक्सेस में? सर मेरी सक्सेस में 3 लोगों का बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहले मेरे पेरेंट्स आते हैं, सेकंड नंबर पे मेरी फैकल्टीज आती हैं, और थर्ड नंबर पे मेरे 4-5 बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वो प्रिपरेशन फेज से या फिर चाइल्डहुड से लेके अभी तक मेरे साथ हैं। उनमें से ईशु, रजत, यशिका, रेशु, मतलब इनमें मेरे स्टडी पार्टनर्स भी थे सर। अगर ये ना होते तो आज शायद मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुंच पाता। That's great, that's wonderful. और अभी वैभव, जो हम सिचुएशन से गुजर रहे हैं, राइट, इट्स अ वेरी सीरियस सिचुएशन जो पूरा वर्ल्ड में चल रहा है, राइट, पूरा पैंडेमिक जो चल रहा है कोविड का। तो मुझे ये बताइए इसका कितना हाथ रहा है आपके प्रिपरेशन में? डिड यू फील इम्पैक्टेड बाय द होल कोविड सिचुएशन?
सर अगर हम देखें कोविड इज अ नेगेटिविटी फॉर आवर कंट्री एंड फॉर द वर्ल्ड, बट अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए थोड़ा पॉजिटिव रहा है कोविड, इन द सेंस कि मेरे लिए अच्छा रहा है सर। अगर मैं अपना बताऊं, फर्स्ट रीजन इज मुझे ऑनलाइन कोचिंग, मैंने अनअकैडमी से ही पूरी प्रिपरेशन करी है अपनी बैंकिंग की, तो मैं घर बैठ के मुझे पूरा प्रिपरेशन का टाइम मिल पाता था। अगर हम बात करें तो सोसाइटी में भी कोई शोर वोर नहीं होता था, लाइक इजीली मैं पढ़ पा रहा था। और सेकंड इंपॉर्टेंस जो कोविड की रही है, जो मेरा एसबीआई पीओ का इंटरव्यू था सर, उसमें करीब करीब 20 मिनट्स के इंटरव्यू में मुझसे 10 मिनट्स कोविड के ऊपर डिस्कशन हुआ था। और मेरे लिए अच्छी बात ये रही कि मैं इंटरव्यू से पहले कोविड पे पूरा प्रिपेयर करके गया था। तो आई थिंक दिस इज द ओनली रीजन कि मेरे एसबीआई पीओ में 41 मार्क्स आए थे इंटरव्यू में आउट ऑफ 50। तो कोविड ने तो बहुत साथ दी है मेरा, अगर मैं सिलेक्शन की बात करूँ। चलो आपके लिए अच्छा हुआ, ये पॉजिटिव था। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि ये अगर ना होता तो व्हाट वुड योर प्रेफरेंस बी? आप ऑनलाइन कोचिंग ही प्रेफर करते और डू यू फील ऑफलाइन बेटर? नहीं सर, मैं ऑनलाइन कोचिंग प्रेफर करता, क्योंकि जैसे मैंने आपसे बताया, जब मैं सीजीएल की प्रिपरेशन मैंने ऑफलाइन मोड में जीटीबी नगर दिल्ली से करी थी, तो वहां मैंने क्या प्रॉब्लम फेस करी, हर 10-12 दिन में जो फैकल्टी था ना वो चेंज हो जाता था। जब तक हमें टीचर का पढ़ाने का तरीका समझ में आता था तो पता लगता था कि सर ने कोचिंग छोड़ के किसी दूसरे कोचिंग में ज्वाइन कर लिया है। तो इस तरीके से 5-6 मंथ हमारा सीजीएल प्रिपरेशन का निकला। फिर मैंने सीजीएल 19 का अटेम्प्ट दिया। उसके बाद से मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेके सर मैंने केवल बैंकिंग पे ऑनलाइन मोड में ही फोकस करा था। तो अगर मैं आज किसी को प्रेफर करता हूँ तो मैं बोलता हूँ ऑफलाइन कोचिंग में जाने से मच बेटर है ऑनलाइन मोड में बैठ के घर पे पढ़ो सर। आप अगर हम फाइनेंशियल वाइज देखें तो भी हमें पैसा कम देना पड़ता है ऑनलाइन मोड पे, हमारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से सब कुछ बचता है सर ऑनलाइन मोड पे। तो मैंने तो ऑनलाइन मोड ही प्रेफर किया। राइट राइट, एब्सोल्युटली। और आपने थोड़ी देर पहले बात की थी अबाउट कि जैसे एसबीआई पीओ क्रैक करने के बाद आपकी लाइफ कैसे चेंज हो गई है फॉर द बेटर। तो मैं चाहूंगा कि आप हमें बताएं कि विच ब्रांच हैव यू जॉइंड ऑफ एसबीआई और वहां पे आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे हैं? सर मैंने 30 मार्च को ज्वाइन किया था धर्मपुर ब्रांच में। तो एसबीआई में क्या होता है, फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए प्रोबेशनरी ऑफिसर्स को जनरल बैंकिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें हमें अकाउंट ओपनिंग, नेफ्ट, आरटीजीएस, मतलब पूरा क्लैरिकल वाला काम सिखाया जाता है, ताकि ऑफिसर बनने के बाद हम क्लैरिकल को अच्छे से गाइड कर सकें। तो ऐसा 6 महीने चला था। मैंने केवाईसी अपडेट किए थे ऑनलाइन बैंकिंग में, नेफ्ट, आरटीजीएस, हमारा योनो का ऐप है, मतलब जो भी छोटे से छोटा काम है वो हमसे 6 महीने में कराया गया था। अभी मेरी सितंबर में सेकंड ब्रांच पोस्टिंग मेरी उमरगांव में हुई है, जो कि गुजरात में है, वलसाड डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर हमारी अब 6 महीने की ट्रेनिंग चल रही है और इस ट्रेनिंग में हमको एसएमई एडवांसेस के बारे में सिखाया जा रहा है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, कि हमें कैसे लोन वगैरह डिस्पर्स करना होता है, पूरी प्रोसेस क्या होती है। अब मार्च में मेरा दोबारा से ट्रांसफर हो जाएगा और मुझे अगली ब्रांच मिलेगी जहाँ पे मुझे अकाउंटेंट का रोल मिलेगा सर। तो इस तरीके से हमारी चलता है सर ज्वाइन करने के बाद। So that's great. काफी कुछ सीखने को मिल रहा है और अच्छी बात है आपके लिए। राइट, सो नाउ लेट्स मूव टू आपका जो प्रेपरेशन आपने फाइनली डिसाइड किया कि आप ये सब बैंक एग्जाम्स दे रहे थे। तो बिफोर गिविंग द एसबीआई पीओ आपने कोई स्ट्रेटेजी रखी थी दिमाग में? आपने लोगों से बात किए थे कि इसको कैसे क्रैक करते हैं? यस सर, मैंने काफी सारे टॉपर टॉक्स देखे थे, यूट्यूब पर देखे थे, और अनअकैडमी की फैकल्टीज ने भी काफी हेल्प करी सर। मेरा, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा सबसे पहला मोटिव रहता था कि जो मेरा सिलेबस आने वाला है और जो मुझे टाइम अलॉट होगा उसको मैं पेपर पर लिख के मैं उसको अपने स्टडी रूम की वॉल पे पेस्ट कर देता था, ताकि मुझे दिन में 10 बार ये देखने को मिले कि हाँ मुझे इसमें 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा, रीजनिंग में आई विल गेट 45 मिनट्स टाइम इन मेंस। तो इस तरीके से काफी हेल्प मिली सर। ओह ग्रेट ग्रेट। एंड व्हाट अबाउट आपका जो डेली शेड्यूल था, राइट? बिकॉज ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जब आप एक इतने टफ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एवरी डे आप अपने टाइम को कैसे डिवाइड करते हो सब्जेक्ट्स के बीच में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप कोई टाइम टेबल लेकर चलते थे अपने प्रिपरेशन में? यस सर, एक वेल डिफाइंड मेरा टाइम टेबल होता था। मैं अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock उठ जाता था सर, और मैं स्टार्टिंग के 4-5 आवर्स में करंट अफेयर्स को देता था जब मैं मेंस की प्रिपरेशन कर रहा था। तो ये मुझे बहुत फील होता था, अगर हम मॉर्निंग में करंट अफेयर्स याद करते हैं तो हम लॉन्ग रन तक उसको माइंड में याद, मतलब रख पाते हैं अपने माइंड। फिर उसके बाद मैं अनअकैडमी क्लासेस अटेंड करता था। 1 hour की क्लास मैंने अटेंड, देन मैं थोड़ा सा नैप लेता था 15 मिनट का, मैं सो जाता था। देन मैं क्वांट्स की क्लास अटेंड करता सर। इस तरीके से करते करते एक दिन में करीब 8 से 10 घंटे की स्टडी हो जाती थी। बट हमेशा मैं करंट अफेयर से स्टार्ट करता था और करंट अफेयर्स पर ही एंड करता था अपने दिन।
ओके, एंड आप सारे दिन सिर्फ करंट अफेयर्स ऑफ कोर्स तो आप कर ही रहे थे, बट सारे सब्जेक्ट आप कर रहे थे, रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश, की सिर्फ करंट अफेयर्स और एक सब्जेक्ट एक दिन में, कैसा था? सर मेरा फोकस इंग्लिश पे हमेशा से कम रहा है, क्योंकि मैं सीबीएसई बैकग्राउंड से हूँ, तो इंग्लिश में मुझे ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। तो एक फीलिंग से ऑप्शन टिक हो जाते थे और बाय गॉड ग्रेस वो सही निकलते थे। होता है सर, ग्रामर के रूल्स मैंने पढ़े हुए थे मल्टीपल टाइम्स, ग्रामर रूल्स हमेशा बंसल मैम के रिवाइज किए। तो मेरे साथ था कि ऑप्शंस को देख के पता लग जाता था हाँ यही बना आंसर। तो ज़्यादा टाइम मैंने इंग्लिश को ना देते हुए करंट अफेयर्स, क्वांट्स और रीजनिंग को दिया। राइट, ओके। सो अपार्ट फ्रॉम, अभी आप डेली शेड्यूल की तो बात ही हो गई, बट उसके अलावा एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक एस्पिरेंट की, वो होती है मॉक, जितने आप मॉक्स आप देते हो, राइट? तो आपने आपके हिसाब से फॉर एन एस्पिरेंट कितने मॉक्स आइडियल होने चाहिए फॉर एन एग्जाम लाइक द एसबीआई? सर इस चीज को लेके मेरी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अलग है, शायद वो वियर्ड लगेगा सभी को सुनने में, बट जब मैंने बैंकिंग की तैयारी शुरू की थी मैंने मॉक्स दिए थे, बट एक दो मॉक्स देने के बाद मेरा डीमोटिवेशन लेवल बहुत हाई हो गया और मैंने पढ़ाई छोड़ दी सर 3-4 दिन के लिए। तो एक मेरी फैकल्टी थी, उन्होंने मुझको गाइड किया कि अगर मॉक्स से आपको हेल्प नहीं मिल रही तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को विद टाइमर सॉल्व करो, क्योंकि व्हाट आई नोटिस्ड इज मॉक्स में ना काफी कुछ ऐसा कंटेंट भी होता है जो एग्जाम रेलेवेंट से नहीं होता है, मतलब थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो मैंने क्या किया था, मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करता था विद टाइमर। अगर मुझे ऑनलाइन मिल गया तो मैं, उसमें टाइमर ऑलरेडी होता है, बट मैंने कुछ बुक्स परचेज की थी, मैं मोबाइल में टाइमर लगा देता 20 मिनट्स फॉर प्रीलिम्स और मैं पूरा सेक्शन सॉल्व करता था। इसको हम कह सकते हैं इट्स ऑल्टरनेटिव फॉर मॉक, बट मुझे ये करना काफी अच्छा लगता था और इसमें मेरा स्कोर भी आता था तो मेरा मोराल बूस्ट होता था। तो ये मैंने किया था प्रीवियस ईयर पेपर्स। और मॉक्स की अगर हम स्पेसिफिक मॉक्स की बात करें तो मैं महीने में 3 या 4 मॉक्स देता था। तो व्हाट आई नोटिस्ड आफ्टर गिविंग प्रीवियस ईयर पेपर्स, जो मेरा मॉक्स में अटेम्प्ट था वो भी काफी इंक्रीज हो गया विद वेरी गुड एक्यूरेसी। एंड उन मॉक्स को आप एनालाइज भी रेगुलरली करते थे? राइट सर, एनालाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक्स को। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, 1 घंटे का मॉक है तो 1 घंटा ही उसको एनालाइज करने में लगता है। अगर हम एक एक अरिथमेटिक के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें तो एनालाइज करना बहुत जरूरी है सर मॉक्स को, तो वो तो मैं जरूर करता था। राइट, बिल्कुल। और अभी बात की जाए आपके प्रीलिम्स के बारे में, राइट? लेट्स नाउ गेट इनटू इंडिविजुअल सब्जेक्ट प्रिपरेशन। तो अभी बात करते हैं प्रीलिम्स में सबसे पहले क्वांट्स के बारे में, राइट? तो अभी क्वांट्स के बारे में बताइए, आप कैसे प्रिपेयर कर रहे थे? सर मेरा टारगेट हमेशा प्रीलिम्स में रहता था क्वांट्स में, जो मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब जो भी सबसे कम टाइम में मैक्सिमम स्कोर हमको देके जाता है। मेरा, अगर मैं एग्जाम अटेम्प्ट करने की बात, स्टार्टिंग के 7-8 मिनट्स में मैं सारा मिसलेनियस वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लेता था, इंक्लूडिंग ऑल दीज थिंग्स जो मैंने बताई। उसके बाद मैं 3 या 4 मिनट देता था डेटा इंटरप्रिटेशन को। उस इतना करने के बाद आखिरी में केवल 3 या 4 मिनट बचते थे, जिसमें मैं 4 या 5 अरिथमेटिक के क्वेश्चंस करता था। इस तरीके से करके एक डिसेंट अटेम्प्ट मेरा क्वांट्स में से हो जाता। एंड ऐसे कोई टॉपिक्स थे या कोई यू फेस्ड एनी चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू क्वांट, ऐसे कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स में जहां आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, एंड हाउ डिड यू ओवरकम दैट? सर प्रॉब्लम आई थी मुझे प्रोबेबिलिटी में और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, बट वन ऑफ आवर फैकल्टीज देयर, लोकेश सर, अभी अनअकैडमी पर पहले थे शायद, अभी पता नहीं सर, बट उन्होंने मुझे प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में लाइक मास्टर बना दिया था। लाइक मैं किसी भी क्वेश्चन से डील कर लेता था, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे सर्विस हो। तो बाकी तो सब कुछ हो जाता है, प्रॉफिट लॉस बाकी सब कुछ ईजी रहता है सर। अगर हम एक स्ट्रेटेजी के साथ स्टडी करें तो बाकी सब तो डूएबल है पॉइंट्स। राइट, राइट। एंड जो एस्पिरेंट्स जिनके लिए ये सेक्शन काफी वीक रहता है, उनके लिए आप क्या रेकमेंड करेंगे? हाउ कैन दे गेट बेटर एंड हाउ कैन दे इंप्रूव देयर स्पीड आल्सो? सर अगर मैं बात करूं, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मेरा भी फोबिया था, मुझे अरिथमेटिक से बहुत डर लगता था। तो मेरा पहला मोटिव था कि जो मिसलेनियस क्वेश्चन आ रहा है, जो हम कम से कम टाइम में सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, डीआई, इन सब चीजों पे मेरा पहला फोकस रहता था और मैं डेली इनकी मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करता था। और अरिथमेटिक में मैंने अपने आप को इतना कैपेबल कर लिया था कि जो किसी भी चैप्टर के बेसिक फंडामेंटल्स होते थे ना, वो मेरे बिल्कुल टिप पर थे, कि अगर बदकिस्मती से टाइम बचा और मुझे कुछ नहीं आता तो मैं अरिथमेटिक अटेम्प्ट कर सकता हूँ, और भले ही मुझे 1 मिनट लगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बट वो हो जाता था। अगर मैं बिगिनर की बात करूँ स्पीड को लेके, सर सभी बोलते हैं कि स्क्वायर्स, क्यूब्स, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब हमें निकालना आना चाहिए विद इन मिनिमम टाइम। इसके अलावा मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा,
अगर हम मल्टीप्लिकेशन पे फोकस ज्यादा करें इंस्टेड ऑफ मगिंग अप आर टेबल्स, लोग बोलते हैं 15 का 16 का 40 का टेबल याद करो, बट वो वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि जब एग्जाम में बैठते हैं ना तो हमारा माइंड केवल पेन और पेपर पे होता है, हम 25 into 45 ही कर रहे होते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हम अपनी मल्टीप्लिकेशन स्पीड इंक्रीज करें, फास्ट करें, तो ये मच बेटर रहेगा सभी बिगनर्स के लिए। अब मैं क्या करता था, एक मैंने टॉपर को सुना था करीब 2 साल पहले, वो सर क्या करते थे, जब वो ट्रैवल कर रहे होते तो वो अपने आगे वाले व्हीकल का जो नंबर होता था उसको मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब एडिशन सब्ट्रैक्शन करके देखते थे माइंड में। तो मैंने सर को फॉलो किया, मैंने भी सेम स्ट्रेटेजी फॉलो की। लाइक मैं ट्रैवलिंग करता था, जब प्रिपरेशन मेरी थी, कोचिंग मेरी ऑफलाइन हो गई थी, तो अपने सामने वाले व्हीकल के नंबर को मैं मल्टीप्लाई करके देखता था, देन मैं ऐड करके देखता था। इससे सर हमारा कुछ नहीं होता, हमारा मोटिवेशन लेवल बूस्ट होता है कि आई कैन डू दिस विदाउट इवन कैलकुलेटर। तो सर अगर मैं सच बताऊं, जो बैंकिंग क्लियर करने का गेम है ना, वो हमारे माइंड और ब्रेन से है। अगर हम यहाँ से स्ट्रांग है ना, तो कोई हमें क्लियर करने से रोक नहीं सकता, क्योंकि कंटेंट अगर हम देखें अपने बैंकिंग का वो थोड़ा सा है, बस हमें उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, बाकी सब इजी है सर। आई होप सारे एस्पिरेंट्स जो ये देख रहे हैं आर नोटिंग ऑल दिस डाउन। और वैभव, विद रिस्पेक्ट टू जो सोर्सेज है आपके प्रिपरेशन के, जो आप रेफर कर रहे थे मटेरियल, तो आप तो बता ही रहे थे कि अनअकैडमी पर आप यूजुअली क्लासेस अटेंड करते थे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप एस्पिरेंट्स को कोई बुक्स रेकमेंड करेंगे जो वो पढ़ सकते हैं? सर एज सच मैंने कोई बुक से स्टडी नहीं करी, मैंने केवल ऑनलाइन सोर्सेज को फॉलो किया। बट अगर स्टूडेंट्स परचेज करना चाहें तो प्रीवियस ईयर बुक्स परचेज कर सकते हैं, जो पिछले 8 या 10 साल में क्वेश्चंस हमारे आए हैं, क्योंकि ये मैंने हर एग्जाम में नोटिस करा है, भले वो एसबीआई हो, आईबीपीएस हो, आरआरबी हो, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और सेम टू सेम भी रिपीट होते हैं। ऐसा मैंने क्लैरिकल और पीओ में देखा है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है सर। जो क्लैरिकल में आया था वो मुझे मेंस पीओ में देखने को मिला, ऐसा भी हुआ है। तो बुक के नाम पे प्रीवियस ईयर बुक परचेज करना ठीक रहेगा, बाकी तो ऑनलाइन इतना कंटेंट अवेलेबल है सर, बुक में टाइम वेस्ट करके मुझे लगता नहीं है कुछ फायदा है। तो ऑनलाइन सोर्सेज आप क्या रेकमेंड करेंगे? सर सबसे पहले तो अनअकैडमी है, क्योंकि अभी बैंकिंग जॉब में होते हुए मैं आगे फर्दर प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो भी मैंने अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो अनअकैडमी पर मेरा पूरा भरोसा रहा है। सेकंड सोर्स जो मैंने फॉलो करी थी, मैं यूट्यूब फॉलो किया था। यूट्यूब पे जो भी फैकल्टी थी मैं उसका कंटेंट यूज करता था, भले ही मुझे उन सर से पढ़ना नहीं है, बट मैं उनके जो क्वेश्चंस थे, जो पजल या डीआई मुझको मिलती थी, मैं उनका स्क्रीनशॉट ले लेता था और मैं उसको फ्री टाइम में सॉल्व करता था। जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ, मुझे याद है मेरी आंखों में आंसू थे। एक के बाद एक जब मेरे एग्जाम क्लियर होते गए, मुझे एहसास हुआ कि ये एक स्मार्ट प्रिपरेशन का खेल है। मेरे 6 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मेरे कोर्सेज से आप जनरल अवेयरनेस में 90% तक स्कोर कर सकते हैं। मैं हूँ कपिल काटपाल, सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस। राइट वैभव, तो अभी बात करें रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग में भी आपकी प्रिपरेशन कैसी थी, पहले तो ये बताइए। एंड दूसरा, बहुत सारे एस्पिरेंट्स में ये बैरियर आ जाता है कि जो पजल्स होते हैं रीजनिंग में वो काफी डिफिकल्ट होते हैं सॉल्व करना, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर रीजनिंग मेरा सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है। लाइक जैसे रीजनिंग वाला पोर्शन ओपन होता था एग्जाम में, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता था, लाइक यहाँ से तो मुझे मैक्सिमम गेन करना ही है, और वो हो भी जाता था। अगर मैं पजल्स या सिटिंग अरेंजमेंट पर सबसे पहले बात करूँ, तो अगर हम एक स्ट्रेटेजी फॉलो करते हुए चले ना, तो ये सबसे इजी पोर्शन होता है किसी बैंकिंग प्रिपरेशन का। अब पजल्स में स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, जो पहले मैं भी करता था। सपोज हमको मेंस में कोई पजल मिलती है, तो आपको पता होगा सर, उसमें हमें काफी सारी कंडीशंस गिवन होती है और हमें 2-3 पॉसिबिलिटीज लेके चलनी पड़ती है। अब कोई बिगनर या न्यू एस्पिरेंट है, वो क्या करेगा, पहले एक पॉसिबिलिटी सॉल्व करेगा, वो उसकी फेल हो जाएगी, फिर वो दूसरी पॉसिबिलिटी सॉल्व करेगा, फिर तीसरी करेगा। ऐसे करते करते हमें काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। बट जो मैं करता था, मैं स्टार्टिंग से ही 2 या 3 पॉसिबिलिटीज लेके चलता था, भले ही वो क्वेश्चन एक पॉसिबिलिटी में सॉल्व हो, बट मैं स्टार्टिंग से 2 या 3 पॉसिबिलिटी लेके चलता था। इस तरीके से मिनिमम टाइम में वो पजल सॉल्व हो जाता है। और एक दूसरी चीज और है जो मैं फॉलो करता था और मैं अपने फॉलोअर्स को बताता भी हूँ, कि मैं हमेशा पजल सॉल्व करते हुए 2 कलर के पेन का यूज करता था, वन इज रेड, वन इज ब्लू। सर पजल रीड करने के बाद जो नोटेशंस होती हैं, मैं उनको ब्लू पेन से लिखता था, और पजल सॉल्व करते टाइम जो नोटेशन मैंने यूज कर ली है, मैं उसको सर्कल या कट कर देता था। ऐसा करके मैंने सॉल्व किया। अब इन केस वो पजल मेरी गलत हो गई मेंस में या नहीं बनी, तो सेकंड राउंड में मैं उन्हीं नोटेशंस का यूज करते हुए, उनको दोबारा से कट करते हुए यूज करके दोबारा पजल सॉल्व करता था। अब इसका फायदा क्या होता है सर, हमने जो नोटेशंस यूज कर लिए हैं, लास्ट में आके हमको ये ध्यान नहीं आता अभी हम कौन सी कंडीशन यूज करना भूल गए हैं, तो हमारी रफ शीट पे वो कंडीशन हमको क्लियरली विजिबल हो जाती थी। हाँ, इसको मैंने अभी कट या राउंड नहीं करा, तो ये मुझे अभी यूज करना है।
तो ये काफी हेल्पफुल रहता है किसी भी पजल या सेटिंग को सॉल्व करने के लिए। राइट, ये बहुत यूनिक बात कही आपने। एंड व्हाट अबाउट जो एस्पिरेंट्स जो थोड़ा रीजनिंग में वीक है, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे टू गेट बेटर एट इट? क्या कर सकते हैं? सर रीजनिंग का केवल एक ही गोल हमको रखना चाहिए किसी भी बिगनर को, वो है सर मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस। एंड आप किसी भी एक फैकल्टी को फॉलो करो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, आप थोड़ा सा टाइम इस चीज के लिए निकालो कि किस फैकल्टी का आपको समझ में आ रहा है। हम किसी भी सोर्स को देखें तो मल्टीपल फैकल्टीज आर देयर फॉर अ सिंगल सब्जेक्ट, बट हमारा गोल होना चाहिए एक फैकल्टी को चूज करो और फिर उसको ब्लाइंडली फॉलो करो, क्योंकि सब अच्छा पढ़ाते हैं, प्रॉब्लम हमारे अंदर होती है कि हम टाइम नहीं दे पाते या हमारा मन इधर उधर भटक जाता है। तो बिगनर्स को किसी एक फैकल्टी को फॉलो करना है, उन फैकल्टी को ब्लाइंडली फॉलो करना है, जो भी वो होमवर्क या क्लास वर्क दे रहे हैं उसको रिलीजियसली आपको फॉलो करना है। और अभी बात करें इंग्लिश के बारे में, राइट? आप कह रहे थे कि इंग्लिश आपके लिए काफी ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जो आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स दे रहा था या डिफिकल्टीज दे रहा था, बट बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी होते हैं जो स्मॉल टाउन से आते हैं या जिनकी जो हिंदी मीडियम से आते हैं या जिनकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? एंड अलोंग विद दैट आपकी प्रेप स्ट्रेटजी क्या थी फॉर इंग्लिश? राइट सर, पहले मैं स्टूडेंट्स की बात करता हूँ। सर इंग्लिश में अगर हमें अचीव करने हैं मैक्सिमम मार्क्स, तो हमें दो चीजों में अपने आप को अच्छा बनाना पड़ेगा। वन इज आवर रीडिंग, सेकंड इज आवर वोकैबुलरी, और थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे ग्रामर के रूल्स। इसके लिए मैंने सबसे पहले ग्रामर के रूल्स को एक नोटबुक में नोट डाउन कर लिया था और मैं हर वीकेंड मल्टीपल टाइम्स उनको रिवाइज करता था। अब जैसे मैंने आपको बताया था, मुझे इंग्लिश में उतना इशू नहीं आता था, फिर भी डेली बेसिस पे मैं नोवेल्स, फिक्शंस, मैं इंग्लिश मूवीज देखता था, इंग्लिश सॉन्ग सुनता हूँ मैं, तो उससे मुझे काफी हेल्प हुई। अगर मैं अब किसी बिगनर की बात करूं सर, कि कोई विलेज से बिलोंग करता है जिसका हिंदी मीडियम है, इंग्लिश से बिल्कुल लेना देना नहीं है उसका, तो सबसे पहले उनको ग्रामर से शुरू करना चाहिए। क्योंकि अगर हम मेंस की बात करें तो केवल दो क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं, वन इज ग्रामर एंड वोकैब, सेकंड इज आवर रीडिंग एबिलिटी, जिसमें हमें रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आरसी मिलते हैं। और सर वो आरसी इस तरीके के होते हैं कि अगर मैं भी उनको एक बार में पढ़ के करता हूँ ना, तो लास्ट लाइन तक पहुंचने तक मुझे ये समझ नहीं आता वो आरसी में बोलना क्या चाह रहा है। तो इसमें हमें थोड़ा सा रीडिंग एबिलिटी अपनी इंक्रीज करनी चाहिए सर, और ग्रामर पे मेरा पूरा पूरा फोकस रहा था सर। यही मेरी अल्टीमेट स्ट्रेटेजी थी इंग्लिश के लिए। राइट, एंड रीडिंग को ही लेके स्पेसिफिकली आप क्या प्रेफर करते थे पढ़ना? लाइक वर यू रीडिंग मोर न्यूज़पेपर्स या आप मैगजीन्स पढ़ रहे थे या नॉवेल्स पढ़ रहे थे? हाँ, इस बात को लेके मेरी थोड़ी स्ट्रेटेजी डिफर करती है बाकी सबसे। मेरा फोकस न्यूज़पेपर्स पे थोड़ा कम रहा था, मैं नॉवेल्स, फिक्शंस ये ज्यादा पढ़ता था, और जहां भी मुझे कुछ भी कंटेंट इंग्लिश में मिला मैं वो ज्यादा पढ़ना प्रेफर करता था इंस्टेड ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। क्योंकि सभी बोलते हैं न्यूज़पेपर से दो फायदे होते हैं, वन इज आवर रीडिंग एबिलिटी इंक्रीज होती है, सेकंड इज आवर करंट अफेयर्स। बट करंट अफेयर्स के लिए मैंने कुछ और ही सोर्स फॉलो करी थी। तो न्यूज़पेपर में पढ़ता था सर, मैंने इंग्लिश न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया लगाया हुआ था, बट मेरा ज्यादा फोकस नॉवेल्स या फिक्शन किसी भी बुक पर रहता था इंस्टेड ऑफ न्यूज़पेपर्स। ग्रेट ग्रेट। तो हमने आपकी अभी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी डिस्कस कर ली, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के बारे में भी बात कर लिया, तो ये तो आपसे क्लियर हो भी गए। एंड उसके बाद अभी ऑब्वियसली द नेक्स्ट हर्डल जो आती है इज द मेंस एग्जाम, राइट? तो आपने मुझे ये बताइए, आप जब प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, आप साथ साथ मेंस प्रिपेयर कर रहे थे कि आपने बाद में ही स्टार्ट प्रिपरेशन किया? राइट सर, आपने बिल्कुल सही बोला। एक्चुअली हुआ क्या था, मेरे साथ एक एज था, मेरे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बहुत इजीली क्लियर होता था। आज तक मेरा कोई भी प्रीलिम्स एग्जाम ऐसा नहीं है जो क्लियर ना हुआ उसका। तो कुछ टाइम बाद ना, 5-6 महीने बाद एक मोमेंटम आ गया था कि मैं केवल और केवल मेंस की प्रिपरेशन पे मेरा फोकस था। और जब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2020 वाले मेरे आए थे, तो बस मैंने 10-15 दिन पहले उनकी थोड़ी सी स्पीड पे अपना फोकस करके प्रीवियस ईयर और मॉक देना शुरू किया था। अदरवाइज पिछले 8 या 9 महीने में जब कोविड की फर्स्ट वेव थी सर, तो मेरा फोकस केवल और केवल मेंस प्रिपरेशन पर था। उसमें अगर हम इंक्लूड करें क्वांट्स, रीजनिंग और हमारे करंट अफेयर्स, इन तीनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है सर एग्जामिनेशन। राइट, बिल्कुल। तो आपने अपने प्रीलिम्स के बारे में तो बताया ही कि आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, लेकिन मेंस को लेकर आपने कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी रखी थी? बिल्कुल सर, मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को एनालाइज किया था कि मुझे कितना स्कोर करना है। फिर मैंने सेक्शन वाइज ना अपनी स्ट्रेटेजी बनाई थी कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में मुझे इतना स्कोर करना है और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो जो मैंने पूरी प्रिपरेशन में देखा है सर, सबसे ज्यादा स्कोरिंग हमारी डिस्क्रिप्टिव रहता है, सेकंड नंबर पे हमारी करंट अफेयर्स आते हैं, थर्ड नंबर पे रीजनिंग, देन इंग्लिश एंड देन क्वांट्स। क्योंकि अभी जो फेज चल रहा है लास्ट 1-2 ईयर से, क्वांट्स वाला पोर्शन थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट आ रहा है अगर हम SBI PO की बात करें सबसे ऊपर। तो मैं अपनी डेली प्रिपरेशन में अराउंड 4 to 5 आवर्स का टाइम करंट अफेयर्स को स्पेशली देता था।
while preparing for mains. और करंट अफेयर्स की बात करें तो आप क्या रेकमेंड करेंगे एस्पिरेंट्स के कि वो कितने महीने पहले के करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना स्टार्ट करें बिफोर द मेंस? सर थोड़ा सा वेरी करता है. अगर मैं IBPS की बात करूँ तो मैं अराउंड 4 या 5 मंथ्स का पढ़ के जाता था. अराउंड 5 मंथ्स के मैं करंट अफेयर्स याद करके जाता था. बट जो मैक्सिमम 40-50% पोर्शन आता है ना, वो लास्ट के 2 मंथ्स से आता है. तो मैं करंट अफेयर्स के लिए क्या करता था, वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज देयर, रेशु. अभी वो बैंकिंग में ही वो भी सर्व कर रही है. हम क्या करते थे, हम डेली का टारगेट फिक्स करते थे. हम एक्चुअली एक PDF थी, हम उसके MCQs याद करते थे. उसमें सर एक महीने के ना करीब 1000 MCQs होते थे. तो हमारा डेली का टारगेट रहता था कि आज हमें 20 पेजेस करने हैं और अराउंड 100 हम MCQs आज याद करके रिवाइज करें. तो ये याद करने में तो हमको 1 से 2 घंटे लग जाते थे. फिर इवनिंग टाइम में हम फोन कॉल पे ना डिस्कशन करते थे कि पहले 10 क्वेश्चन मैं पूछता था, फिर वो रिप्लाई देती थी, फिर वो पूछती थी तो मैं रिप्लाई देता था. अब इसका फायदा क्या होता था, सपोज मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा और वो मुझको रिप्लाई नहीं दे पा रही, फिर मैं उनको ऑप्शंस बताता था. तो ऑप्शंस की हेल्प से वो मुझको रिप्लाई दे देती थी. अब क्योंकि हमारे पास तो गोल्डन गिफ्ट है सर, ऑप्शंस तो हमें एग्जामिनेशन में मिलने ही है. बट हमारा टारगेट ये रहता था बिना ऑप्शंस की हम क्वेश्चन का आंसर कर पाए. बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात की. एंड डिस्क्रिप्टिव की बात की जाए, बिकॉज यू वर मेंशनिंग कि डिस्क्रिप्टिव सेक्शन भी एक हाई स्कोरिंग सेक्शन है यहाँ पे. तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए ऐसे एंड लेटर राइटिंग के लिए आप कुछ प्रिपेयर करके गए थे स्पेसिफिकली? यस सर, मैंने स्पेसिफिक फॉर्मल लेटर प्रिपेयर किया था क्योंकि मेरा पहले से माइंडसेट था कि पता नहीं, मुझे काफी सारे लोगों ने बोला भी था कि फॉर्मल लेटर में इनफॉर्मल से ज्यादा स्कोर मिलता है. तो मैंने फॉर्मल लेटर को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया था. मैंने अराउंड 20-30 लेटर्स को प्रिपेयर किया था, जो मुझे याद भी हो गए थे सर एग्जाम देने से पहले कि अगर ये पर्टिकुलर लेटर टू द एडिटर आता है या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिखना है तो मुझे पर्टिकुलर याद था कि मुझे फर्स्ट ये 2 लाइनें लिखनी है और जो लेटर में पूछा जाएगा वो बीच में कंटेंट आ जाएगा. तो आई वाज ऑल प्रिपेयर्ड विद दिस. तो लेटर के बाद अगर हम सर एस्से की बात करें तो उस टाइम मैंने क्या किया था, 10 या 12 एस्से को सिलेक्ट किया था और मैंने उनके शॉर्ट नोट्स बना लिए. लाइक कुछ की पॉइंट्स होते हैं ना सर कि अगर वो हमारे माइंड में रहते हैं तो एग्जामिनेशन में उसको हम एक्सपैंड करके लिख सकते हैं. तो ऐसा मैंने किया था. तो सबसे पहले तो कोविड का सिचुएशन था तो मैंने कोविड पे पूरा प्रिपेयर किया था, जिसकी मुझे सर इंटरव्यू में काफी हेल्प हुई. मेरा आधे से ज्यादा इंटरव्यू सर कोविड के ऊपर ही चला गया था और आई वाज मच ग्रेटफुल कि मैं जस्ट एक दिन पहले ही कोविड के ऊपर 1 घंटे की वीडियो देख के गया था. तो जो मुझसे पूछा गया था इंटरव्यू में वो सब मैं लाइक विद इन 1 सेकंड उनको रिप्लाई कर पा रहा था. राइट, ग्रेट. तो अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए वैभव, ऑफ कोर्स हमने अभी मेंस की भी बात कर ली और प्रीलिम्स की बात कर ली, बट विद रिस्पेक्ट टू द मेंस स्पेसिफिकली, राइट, अभी अज्यूम कीजिए कि मेंस एग्जाम अभी 1 महीने इज 1 मंथ अवे, राइट? तो अभी एस्पिरेंट की प्रिपरेशन लेवल इस टाइम पे क्या होनी चाहिए? हाउ मच शुड ही बी प्रिपेयर्ड एंड ये टाइम पे उसको कितना डिवोट करना चाहिए टाइम टू स्टडीज? सर अगर मैं मेंस की बात करूं, सपोज अभी मेंस एग्जामिनेशन में 1 महीने का टाइम बचा है, तो मेरा सबसे पहला टारगेट रहता था कि मेरी अभी तक जो भी प्रिपरेशन है वो 100% कंप्लीट हो चुकी हो और इस 1 महीने में मुझे केवल और केवल अपने मेंस की प्रैक्टिस पे फोकस करना है. इस 1 महीने में मुझे मॉक्स देने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी कंटेंट बार बार रिपीट हुआ है मुझे उसको मल्टीपल टाइम सॉल्व करना है. और इस 1 महीने में मैं करंट अफेयर्स की सर हर मंथ को करीब 3 या 4 बार रिवाइज करता था. तो अगर कोई भी बिगनर है जिसका सपोज पहला मेंस है तो सर मैं दोबारा से फोकस करंट अफेयर्स पे डालना चाहूंगा क्योंकि इस एग्जाम को क्लियर करना है तो हमें करंट अफेयर्स में मास्टर बनना पड़ेगा. 1 मंथ को आपको 3 to 4 टाइम्स रिवाइज करना पड़ेगा. ग्रामर के रूल्स आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने हैं. और सर इसमें 2-3 गेम और है. अगर हम खाली मेंस की बात करें ना तो हमको लगता है कि हमको 45 या 1 घंटे का टाइम मिलता है रीजनिंग में, बट ऐसा नहीं है. जब हम पजल सॉल्व करने बैठते हैं तो वो पजल अराउंड 15 मिनट ले जाती है. तो कब वो 1 घंटा निकल जाता है हमको पता भी नहीं लगता. तो ये मिथ स्टूडेंट्स के माइंड से निकल जाना चाहिए कि मेंस में हमें एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है. तो हमें मेंस में भी अपनी स्पीड को मेंटेन रखना पड़ता है और मेंस में भी हमारी कैलकुलेशन स्पीड प्रीलिम से भी फास्ट होनी चाहिए, तभी हम कट ऑफ को क्लियर कर पाते हैं. क्योंकि मेंस में तो बहुत ही कंपटीशन है अगर हम स्पेसिफिक SBI PO की बात करें. और अभी बात की जाए कि अभी लेट्स से अभी 1 दिन बचा है, राइट, फॉर द एग्जाम, फॉर द D-Day, जिस दिन आपका बड़ा एग्जाम है एंड यू हैव प्रिपेयर्ड ऑल दिस फाइल. तो 1 day प्रायर टू द एग्जाम आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए एंड शुड यू बी प्रिपेयरिंग दैट डे? नो सर, मैं कभी प्रिपेयर नहीं करता था. मैं थोड़ा अजीब हूँ. एग्जाम से 1 दिन पहले मैं बुक्स या ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी बंद कर देता था. 1 दिन पहले मैं फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करता था, म्यूजिक सुनता था. थोड़ा बहुत हुआ तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को मैं देख लेता था, बट मैं ये गलती कभी नहीं करता था कि एट द वेरी लास्ट मोमेंट में पजल सॉल्व कर रहा हूँ
या करंट अफेयर्स याद कर रहा हूँ, तो आखिरी के एक दिन में सर मैं अपना पूरा टाइम रिलैक्स करने में देता था, फैमिली के साथ अच्छी अच्छी बातें करनी, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना। ठीक है सर, मैं बस यही सब किया करता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिलैक्स्ड और काम रहना बिफोर सच अ बिग एग्जाम, एंड बेस्ट वे टू डू दैट, स्पेंड टाइम विद फैमिली एंड एंजॉय। और अभी बात की जाए, यू नो, ऑन द डे ऑफ द एग्जाम, अभी आप एग्जाम सेंटर पहुंच गए हो, आपका पेपर आपके सामने है, यू आर रेडी टू राइट द एग्जाम, तो आपका अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी क्या था एग्जैक्टली? जब आपने पेपर खोला और सारे सेक्शंस को देखे, सारे क्वेश्चंस देखे, तो आपकी स्ट्रेटेजी वो टाइम पर क्या थी? सर एक मैं मूवी को रिलेट करना चाहूंगा, MS धोनी हमने सबने देखी होगी। तो उसमें धोनी कहता है कि हम जो मैच हारे थे, हम क्रिकेट ग्राउंड में नहीं हारे थे, हम बास्केटबॉल कोर्ट में हार गए थे। तो अगर कोई बैंकिंग स्टूडेंट है वो इसको रिलेट कर पाएगा। जब हम सेंटर के बाहर खड़े होते हैं ना, प्रीलिम्स या मेंस एग्जाम वाले दिन, तो वहाँ इतना क्राउड होता है कि हमें दूसरों के फेशियल एक्सप्रेशन देख के ये लगने लगता है कि हमें कुछ नहीं आता, हमें कुछ नहीं आता। तो हमें आफ्टर रीचिंग द सेंटर अपने आप को काम रखना है कि ये जो भी बच्चे हैं इनमें से किसी को कुछ नहीं आता, जो आता है सब हमको आता है और हम आज क्लियर कर लेंगे। क्योंकि सर एग्जाम के बाहर से ही वो वाला मोमेंट स्टार्ट हो जाता है कि हमारा एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। अगर हम एग्जाम सेंटर के बाहर अपना मोरल डाउन कर लेंगे ना, तो वो पूरे दिन हमारा फिर वो सेम ही हाल रहने वाला है। तो मैं ये करता था कि एग्जाम सेंटर पहुंचने के बाद मैं किसी से बात नहीं करता था, कोई मुझसे बात भी करने आता था मैं उसको अवॉइड कर देता था। क्योंकि सामने वाला आपको हमेशा डिमोटिवेट ही करेगा कि भाई मैं तो 1 साल के करंट अफेयर्स याद करके आया हूँ, फिर हमें लगेगा कि अरे मैं तो 5 महीने के करके आया हूँ। तो भले ही 1 साल के आए ना आए, बट हमारा डिमोटिवेशन लेवल काफी हाई हो जाता था। तो ये मैं करता था। आफ्टर रीचिंग इनसाइड द सेंटर, मैं गेट ओपन होते ही एंट्री लेके मैं क्लास में जाके बैठ जाता था, मैं रिलैक्स करता था और मैं थोड़ा सा सर यू कैन से आईज क्लोज करके मैं बस बैठ जाता था और मैं किसी से बात नहीं करता था। Right. And like I asked you before, आपकी कोई स्ट्रेटजी थी while opening the paper and sections को आप कैसे डिवाइड करते थे, आप कैसे प्लान करते थे कि मैं इसको पहले अटेम्प्ट करूंगा, इसको बाद में करूंगा? राइट। मैं प्रीलिम से स्टार्ट करता हूँ। सपोज रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, हमको 20 मिनट्स का टाइम मिला है। स्टार्टिंग के 6-7 मिनट में देता था उससे मिसलेनियस क्वेश्चन, हमारा जो भी मिसलेनियस आता है, सिलोगिज्म आ गया, इनइक्वालिटीज आ गई, चाइनीज कोडिंग आ गई। मेरा टारगेट रहता था कि कम से कम टाइम में मुझे मैक्सिमम स्कोर देके जाए। इसके बाद मेरा टारगेट था कि आखिरी के जो 10 या 12 मिनट बचे हैं उसमें मुझे 4 या 5 पजल्स को सॉल्व करना है। और मेरा ये भी टारगेट रहता था, भले ही मेरे 35 आउट ऑफ 35 अटेम्प्ट ना हो, बट मेरे एटलीस्ट 30 अटेम्प्ट हो जाए। तो जैसे 5 पजल आई है सर, तो मेरा पहला काम था उन 5 पजल में से उस एक पजल को निकाल के बाहर करना जो मैं नहीं कर सकता विद इन द टाइम लिमिट। तो ये इसमें मुझे करीब 1 मिनट लग जाता था उसके क्वेश्चंस को और पजल को एनालाइज करने में। उसके बाद मेरा केवल एक ही टारगेट था, विद इन द गिवन टाइम मुझे चारों पजल्स को अटेम्प्ट करना है सर। अब इसके बाद अगर हम पॉइंट्स पे आते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया, स्टार्टिंग के विद इन 8-9 मिनट्स में सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नंबर सीरीज में ये करता था। उसके बाद मेरा अगला टारगेट होता था डेटा इंटरप्रिटेशन, जो मैं 5 मिनट में 2 DI अटेम्प्ट करने का मेरा टारगेट था। उसके बाद अरिथमेटिक मेरी उतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं 3 या 4 मिनट ही दे पाता था लास्ट में, बट मैं उसमें 3-4 क्वेश्चन फाइंड आउट करके ना इजी वाले में कर लेता था सर। तो ये बात रही सर क्वांट्स की। और इंग्लिश में जो मेरा टारगेट रहता था या मेरा जो एम था, मैं हमेशा RC को लास्ट में करता था। स्टार्टिंग में इजी वाले क्वेश्चन से करके RC पर एंड करता था, क्योंकि ये मेरा मानना है जब कम टाइम बचता है ना, तो हमारी रीडिंग एबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। ऐसा इसी वजह से मैं पजल्स को भी लास्ट में करता था और मैं इंग्लिश में RC को भी लास्ट में करता था। अब बात आती है सर, अगर हमारे अगर मैं मेंस की बात करूं, तो अगर हमारे रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, उसमें एक मिथ और है कि हम खूब सारी पजल्स करके आनी है तभी हमारा मेंस एग्जामिनेशन क्लियर होगा। बट अगर मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊं, SBI PO में मैं केवल एक ही पजल सॉल्व करके आया था और बाकी सारा स्कोर मैंने मिसलेनियस वाले क्वेश्चन से निकाला। क्योंकि आफ्टर डूइंग दैट पजल फॉर 15 मिनट्स, सेकंड पजल मैंने स्टार्ट की थी, बट उसको 5 मिनट देने के बाद वो मुझसे नहीं बनी, तो मैंने तुरंत अपना फोकस मिसलेनियस क्वेश्चन पे डाल के उससे मैंने अच्छा खासा स्कोर किया था। और लास्ट ईयर SBI PO में क्वांट्स थोड़ी डिफिकल्ट आई थी, तो मेरा एम वही रहता था कि मुझे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक जाना है, मुझे पूरा पेपर एनालाइज करना है, चाहे वो प्रीलिम्स चाहे वो मेंस। ऐसा करके मैं फर्स्ट गो में मैं इजी वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता था, और जब मैं उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेता था, फिर मैं सेकंड राउंड में दोबारा से नंबर 1 पे आता था, नंबर 1 क्वेश्चन पे। अब मैं उन क्वेश्चंस को करता था जो मैं डुएबल लग रहे थे और मैं कर सकता हूँ, भले ही उसमें टाइम लगे। ऐसा करते करते फिर मैं लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचता। अब इसके बाद थर्ड राउंड में मैं आता था दोबारा से उन क्वेश्चंस पर जो डुएबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास टाइम बचा हुआ है, और उन क्वेश्चंस को मैं लक बाई चांस अगर सॉल्व कर लिया तो प्रॉफिट है, अदरवाइज तो मेरा कोई लॉस नहीं है।
तो मैं ऐसे फॉलो किया करता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैं समराइज करूं तो मैं कहूंगा कि यू वर समवन जो हमेशा जो भी इजी क्वेश्चंस थे वो पहले अटेम्प्ट कर देते थे एंड यू वुड गेट दैट आउट ऑफ द वे बिकॉज आप जानते थे कि उनमें आपको सबसे ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे एंड वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और टाइम वेस्ट करेंगे तो यू माइट एंड अप मिसिंग जो इजी क्वेश्चंस है जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे, राइट? सो दैट वुड बी एडवाइस टू इवन एस्पिरेंट्स, करेक्ट? राइट सर। ओके ग्रेट। क्योंकि ऐसा ना मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ था सर, मैं बताना चाहूंगा। मेंस एग्जाम था और उसमें अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन आए थे। अब वो जो क्वेश्चन जिसने पेपर सेट किया था उसने उन 5 क्वेश्चन को बिल्कुल लास्ट में डाला हुआ था। जो मेरा फ्रेंड था वो उन 5 क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाया था सर। तो इसलिए मैं कहता हूँ पहले पूरा पेपर हमको एनालाइज करना है, हमको ये पता होना चाहिए पेपर में हमसे पूछा क्या क्या गया और हम क्या क्या अटेम्प्ट कर सकते हैं। राइट वैभव, तो आपकी मेंस और प्रीलिम्स के बारे में तो हमने बात कर ली। अभी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन व्हिच इज ऑफ कोर्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपके एसबीआई पीओ बनने में आपको डिसाइड करता है कि आप एक्चुअली एसबीआई पीओ बनेंगे कि नहीं, व्हिच इज ऑफ कोर्स द होल जीडीपीआई प्रोसेस। तो अभी बात करते हैं जीडी के बारे में फर्स्टली। तो इसके लिए आपने प्रिपेयर किया था फॉर द होल ग्रुप डिस्कशन एस्पेक्ट? सर जीडी के लिए मैंने प्रिपेयर किया था बट बिकॉज ऑफ कोविड प्रिकॉशंस हमारे टाइम पे जीडी उन्होंने अवॉइड कर दिया था, तो हमारा केवल जो एनालिसिस हुआ था वो पीआई राउंड के ऊपर हुआ। ऑलराइट, राइट। तो पर्सनल इंटरव्यू के बारे में ही बात करें तो ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने इसके लिए कैसे प्रिपेयर किया था? क्या आप यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखते थे या फैमिली मेंबर्स के साथ ही क्वेश्चंस प्रिपेयर डिस्कस करते थे? कैसा रहता था? सर इसके लिए मैंने काफी सारी यूट्यूब वीडियोस को फॉलो किया था और मैंने अपना बेसिक इंट्रोडक्शन रेडी करा था रिगार्डिंग माय स्टडीज, रिगार्डिंग माय एकेडमिक्स। तो मैंने काफी मल्टीपल क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया था लाइक माय हॉबीज। सबसे इम्पोर्टेंट किसी इंटरव्यू का क्वेश्चन रहता है वो हॉबीज रहता है। तो अगर मैं अपने इंटरव्यू की बात करूँ मुझसे पहला क्वेश्चन यही पूछा गया था व्हाट आर माय हॉबीज। तो मैंने हॉबीज में जो बताया था ना, मेरा पूरा इंटरव्यू 15-20 मिनट्स का मेरी हॉबीज पर ही डिस्कस हुआ था। इसके अलावा मुझसे बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज पूछी गई थी, बट ऐसा कुछ नहीं है कि अगर बैंकिंग का इंटरव्यू है तो पूरे टाइम ड्यूरेशन में हमसे केवल बैंकिंग पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने मुझसे करंट अफेयर्स भी पूछे थे, मुझसे बैंकिंग के बारे में पूछा था, मेरी फैमिली के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, मतलब एक ओवरऑल डिस्कशन होता है सर। लाइक अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर दूसरे वाली जो इंटरव्यूअर होते थे मुझसे थोड़ा इजी क्वेश्चन पूछते थे ताकि मैं थोड़ा काम हो जाऊँ। ये थोड़ा अपना जो साइन कर्व होता है ना वो थोड़ा इंटरव्यू पे रहता है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे। राइट। और एस्पिरेंट्स के लिए स्पेसिफिकली अगर आप मैं आपसे पूछूं कि कोई टिप्स देना चाहेंगे इंटरव्यू को लेकर, राइट फ्रॉम द टाइम दे एंटर द इंटरव्यू रूम, ग्रूमिंग कैसे होनी चाहिए, आपको क्या पहनना चाहिए, एंड एनी मिस्टेक्स दैट दे शुड अवॉइड व्हेन इट कम्स टू द इंटरव्यू, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? सर देखो, हमारा मेंस और प्रीलिम्स में सारा जो एकेडमिक्स था या हमारा जो मेंटल एबिलिटी होती है वो सब जज हो जाती है। इंटरव्यू में केवल हमारी पर्सनालिटी को जज किया जाता है कि हम कस्टमर के साथ किस तरीके से डील करेंगे, क्योंकि हमको मिलियनेयर के साथ भी मीटिंग्स करनी पड़ेंगी आफ्टर गेटिंग इनटू द जॉब। तो सबसे पहले हमारा जो ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए वो हमारा थोड़ा सा एटिकेट वाला होना चाहिए। अब मैं अपनी बात करूँ, मैं ब्लेजर पहन के गया था, मैंने पैंट शर्ट पहनी थी और एक टाई लगाई थी, तो इट वॉज लुकिंग वेरी मच सोबर। मैंने नॉक किया डोर पे और मैंने गुड मॉर्निंग मे आई कम इन बोल के एंट्री की। तो अगर मैं नाम नहीं लूंगा बैंक का, जो पैनल मेंबर्स थे वो बिल्कुल इस तरीके से बैठे हुए थे, अगर मैं कुछ आंसर सही दे रहा हूँ या गलत दे रहा हूँ तो बिल्कुल इमोशनलेस थे वो। मतलब ना वो हंस रहे थे, ना वो मुझे डांट रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। दे वर जस्ट आस्किंग क्वेश्चन, पॉइंटिंग द मार्क्स एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब इमोशनलेस इंटरव्यू, नथिंग लाइक अबाउट कि कोई हंस रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। तो अगर मैं कोई टिप देना चाहूँ, जिस दिन आपका इंटरव्यू है एटलीस्ट उसका और उससे 1-2 दिन पहले के करंट अफेयर्स आपको अच्छी तरह आपके माइंड में होने चाहिए। अब सर मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने उनको हॉबीज बताई थी कि मुझे करंट अफेयर्स को डिस्कस करना बहुत पसंद है। तो सर का नेक्स्ट क्वेश्चन था, उन्होंने मुझसे क्या किया, पिछले 8-10 महीने पहले का कोई करंट अफेयर पूछ लिया। अब लकीली हुआ क्या, वो मुझे अच्छे से याद था क्योंकि मैं फ्रेंड के साथ उसको फोन कॉल पे डिस्कस कर चुका था। तो मैं जैसे ही मैंने उनको आंसर दिया ना, लाइक ही वाज वेरी मच हैप्पी। उन्होंने मुझको शो नहीं करा बट ही वाज वेरी हैप्पी कि मैं इतना पुराना करंट उनको तुरंत बता पाया। तो उसके बाद क्या हुआ, जिस दिन मेरा इंटरव्यू था जस्ट उसके 2 दिन पहले मोदी साहब को वैक्सीन लगी, तो मेरा इंटरव्यू वैक्सीन पे शिफ्ट हो गया, कोविड पे शिफ्ट हो गया कि मोदी सर को कौन सी वैक्सीन लगी है, वो कहाँ मैन्युफैक्चर हुई है, लाइक वही वाली वैक्सीन क्यों लगी है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन में से। तो ये सब मैं पढ़ के गया था, तो मैंने उनको इजीली डिटेल्ड वे में सब एक्सप्लेन कर दिया था। तो जो भी हॉबीज आप बताओ, जो भी एस्पिरेंट बताए, उनको उसकी डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए सर।
बिल्कुल। एंड ऐसे कोई मिस्टेक्स है दैट एस्पिरेंट्स को कमिट नहीं करने चाहिए व्हेन इट कम्स टू द इंटरव्यू, जब आप पैनल के सामने, ऐसे कोई चीज है जो आपको बिल्कुल बोलनी नहीं चाहिए? हाँ, एक तो सबसे पहले मिस्टेक, हमें उनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो सब सीनियर होते हैं, 50+ होते हैं वो सब, जो सीनियर मेंबर्स, पैनल मेंबर्स होते हैं। अगर हम कुछ झूठ बोलेंगे या उनको कुछ गलत बताएंगे तो वो क्विकली पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो, उनको सब पता है, पूरी नॉलेज उनके पास है। और अगर हमें उनसे कुछ, पहली बात तो उनसे कुछ झूठ नहीं बोलना। अगर हमें कोई आंसर नहीं आता तो हम उनको सॉरी बोल के नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बोल सकते हैं। हमें मतलब कुछ गलत नहीं बताना उन्हें, क्योंकि हम गलत बोलेंगे वो तुरंत पकड़ लेंगे कि सामने वाला हमें पागल है। तो वैभव, हमने आपके प्रीलिम्स, मेंस और आपकी इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बात की। अभी चलते हैं एक नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जहां पर कुछ ऑडियंस के क्वेश्चंस हैं जो एस्पिरेंट्स होते हैं, उनके कुछ FAQs जो रहते हैं, रेगुलरली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो उनके कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, व्हिच आई विल रीड आउट टू यू वन बाय वन, तो आप उनके आंसर्स दे सकते हैं, ठीक है? फर्स्टली, व्हाट इज द बेस्ट बुक टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर SBI PO एग्जाम? सर, अगर मैं अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग बताऊं, द बेस्ट बुक इज प्रीवियस ईयर बुक। अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को सबसे पहले एनालाइज करेंगे, फिर हम सिलेबस को एनालाइज करेंगे और फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि एग्जामिनेशन में पूछा क्या जा रहा है। क्योंकि सर, जो सिलेबस का 20-30% कंटेंट है ना, वो एग्जामिनेशन में पूछा ही नहीं जाता, और हम उसको प्रिपेयर करके जाते हैं तो वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर बुक परचेज करनी है, किसी भी पब्लिकेशन की आप ले सकते हो, उसको अच्छे से एनालाइज करना है और ये देखना है पिछले 3 या 4 साल में कौन सा पर्टिकुलर टाइप है जो रिपीट होता है। भले ही उसमें वैल्यूज चेंज हो रही है, बट क्या ऐसा रिपीटेटिव क्वेश्चन है जो हमें पहले प्रिपेयर करना है, ताकि हम इजीली कट ऑफ क्लियर कर सकें। Your next question is it very difficult to crack the SBI Bank PO exam in the first attempt? How many attempts do we get in total? सर, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, मेरा खुद पहली अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है। एक्चुअली मैं अपनी थोड़ी सी आपको बिगनिंग से बताता हूँ। मेरे साथ एक एज था, मेरे प्रीलिम्स बहुत इजीली क्लियर हो जाते थे, बट मेंस में मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी आती थी, कभी मेरा 1 नंबर से रह गया, कभी 2 नंबर से। बट जब मेरा SBI क्लियर हुआ तो मेरे मेंस की कट ऑफ से मेरे 24 नंबर ज्यादा आए। तो ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है कि पहली बार में क्लियर नहीं हो सकता। अगर हमारा इंटेंशन पॉजिटिव है अपनी प्रिपरेशन को लेके, तो हम पहली बार में क्लियर कर सकते हैं, और इसमें हमें पॉजिटिव रहना है। सर हाँ, मैं ये भी एड ऑन करना चाहूंगा, डीमोटिवेशन बहुत बार होता है। मेरा भी बीच में मन किया था कि छोड़ के प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, बट फैमिली का, फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट मिला तो मैं मूव ऑन कर पाया। पता है सर, मेरे साथ क्या होता था, मैं पूरे दिन अपने रूम में रहता था। कोविड में तो क्या ही हो गया था कि जब मैं प्रिपरेशन करते करते 1-2 महीने बाद घर से बाहर निकला फ्रेंड्स के साथ, तो कोई स्पीड ब्रेकर आता था तो बाइक जंप कर जाती थी। मुझे पता ही नहीं होता था सोसाइटी में यहाँ पे स्पीड ब्रेकर भी बन चुका है। तो मेरा वही फेज रहता था, मॉर्निंग में पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट करना, देन अपने स्टडी रूम में जाके पूरा दिन वहीं रहना, डिनर करके सो जाना। तो फ्रेंड्स आते थे घर पे, मैं उनको 5 मिनट बातें करके भगा देता था। फ्रेंड्स ने बहुत कोऑपरेट किया है कि, बट वो बोलते थे अगर तेरा क्लियर नहीं हुआ मैं तुझे बहुत मारूंगा, तो उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया सर। तो फ्रेंड्स का, फैमिली का कोऑपरेशन बहुत रहा है, और हमको इस प्रिपरेशन, ये लंबी प्रिपरेशन होती है। सपोज फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ तो भी हमको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि सेकंड अटेम्प्ट में हमको क्लियर करना है। फेज थोड़ा लंबा रहेगा, बट अगर हम रेगुलर कांस्टेंट रहेंगे तो जरूर क्लियर होगा। Does graduation marks matter in SBI PO exam? Nothing, not at all sir। ग्रेजुएशन में मेरे 82% आए थे, बट वो कभी इवेल्युएट नहीं हुए। अगर मैं सबसे पहले 10th की बात करूं तो 10th का अपना जो रिपोर्ट कार्ड है वो केवल और केवल डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ के काम में आता है, और किसी काम नहीं आ रहा। तो अगर मैं किसी को गाइड भी करता हूँ ना, अगर आप ग्रेजुएशन में टॉपर हैं, आप बिल्कुल आप 50% आ रहे हैं, तो भी आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हैं बैंक की प्रिपरेशन। इसमें सर बैंक, मतलब इंजीनियरिंग का मेरा 1% रोल भी नहीं रहा। मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि बीटेक में हमें थोड़ा सा ज्यादा याद करना, कैलकुलेशन करना सिखाया गया, उसका हम थोड़ा सा रोल मान सकते हैं। बट जो परसेंटेज मेरी आई थी उसका इसमें थोड़ा बहुत रोल है, बट ज्यादा हम योगदान नहीं कह सकते कि हमारा 10, 12 या बीटेक का इसमें रोल रहता है। वो हमारी प्रिपरेशन जो बैंकिंग की बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होती है, उसका ही पूरा कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है फाइनली। What are the do's and don'ts to be kept in mind while attending the interview round? सर, जैसे मैंने बताया, इंटरव्यू राउंड में हमको सबसे पहले कुछ गलत नहीं बताना। अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता तो हमें लगता है कि इनको क्या पता होगा, कुछ भी बता दो, बट उन्हें सब पता होता है। तो पहला तो हमें उनको कुछ गलत नहीं बताना। सेकंड थिंग, हमको अपनी ड्रेसिंग सेंस को थोड़ा सा फॉर्मल रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने ब्लेजर पहना हुआ है और हम टाई लगाना भूल गए, या फिर हम अपना कुछ भी हैंड मूवमेंट कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे इंटरव्यू पैनल का माइंड उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जा रहा है। तो ऐसा हमको नहीं करना।
और अगर हम डूज की बात करें, जैसे मैंने बताया, उस पर्टिकुलर डे और 1-2 दिन पहले के करंट अफेयर्स हमको अच्छे से याद होने चाहिए, हमें अच्छे से बिहेव करना है, हमें अपना टेम्पर लूज नहीं करना। अगर कई बार मैंने ऐसा भी फेस किया 1-2 इंटरव्यू में, जो पैनल मेंबर्स थे उन्होंने मुझको थोड़ा सा भला बुरा भी कहा, तो वो सामने वाले को देखते हैं कि ये प्रेशर हैंडल कर सकता है या नहीं कर सकता, तो उस कंडीशन में भी हमको काम रहना है और अच्छे से बिहेव करना है। और अच्छे से एक चीज और है सर, जो मैंने काफी लोगों को करते हुए देखा है, इंटरव्यू रूम से जब वो बाहर आते हैं ना इंटरव्यू देने के बाद, तो वो बहुत रश में रहते हैं, बहुत जल्दी में बाहर निकलने के लिए दरवाजा भी जोर से बंद करके भाग जाते हैं। यहाँ तक इंटरव्यू पैनल आपको नोटिस कर रहा होता है किस तरीके से आप जेंटली उठ के रूम से बाहर जा रहे हो, किस तरीके से आप डोर बंद करके जेंटली बाहर निकल रहे हो। तो ये गलती नहीं करनी है बिल्कुल इंटरव्यू में। इम्पोर्टेंट बात कही आपने, राइट फ्रॉम द टाइम जब अंदर आते हो आप रूम में टिल द टाइम आप निकलते हो, सब ऑब्जर्व किया जाता है। सो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। दैट्स ग्रेट। यस सर। इज देयर एनी बॉन्ड व्हेन इट कम्स टू बीइंग एन एसबीआई पीओ? यस सर, बॉन्ड तो अपनी, अगर देखो सर, 2 तरह की बॉन्ड है। एक तो बॉन्ड होती है हमारी कि अगर हम जॉब छोड़ेंगे तो हमको इतना पे करना पड़ेगा। एक सेकंड बॉन्ड होती है जो हमारी रिलेशनशिप वाली होती है। इवन फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ माई ज्वाइनिंग, जो मेरे मैनेजर सर थे, उन्होंने मुझे पहले अपनी कार में बिठा के पूरे दिन घर दिखाया, मुझे 2 दिन उन्होंने फ्लैट्स दिखाए, देन मैंने चूज किया। हमारे काफी सारे व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं ऑफिशियल, उसमें हमें हर वीक पूछा जाता है, या इस तरीके से कि आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कुछ अगर इशू आ रहे हैं तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप वाली बॉन्ड, अगर मैं बोलना चाहूँगा ना, वो एसबीआई इज अ सेकंड फैमिली फॉर मी राइट नाउ। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, आई कैन शेयर विद माय सीनियर्स। लाइक ऐसा कुछ भी एनवायरनमेंट नहीं है जहाँ पे हमें एज अ सबऑर्डिनेट देखा जाता है। Is self-study a good option when it comes to clearing the SBI PO exam? सर इट्स अ मिक्सअप। लाइक फर्स्टली हमको किसी ना किसी टीचर को फॉलो करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हमें उनको फॉलो करना है। जब हम इतने एक्सपर्ट बन जाएं कि हम बिना उनके समझाए हुए उनका केवल कंटेंट यूज करके अपने आप को पढ़ सकें, तो हमें फिर सेल्फ स्टडी की तरफ स्विच करना होता है। लाइक मैंने बोला कि हम पहले टीचर को फॉलो करेंगे, उनसे पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, देन हम आफ्टर सम मंथ्स उनका कंटेंट यूज करके हमें सेल्फ स्टडी करनी है। Can I prepare for the SBI PO exam in 3 months? सर इट इज डिफिकल्ट, क्योंकि 3 महीने में हमें थोड़ा सा टाइम तो करंट अफेयर्स पे ही देना पड़ता है। बट अगर हम पहले किसी जॉब को क्लियर कर चुके हैं, सपोज हम सीजीएल क्लियर कर चुके हैं, उसके बाद हमको बैंकिंग में आना है, तो हमारे बेसिक्स जो होंगे अरिथमेटिक के या थोड़ी बहुत रीजनिंग और इंग्लिश के, वो हमारे क्लियर होंगे, तो फिर हम 3 महीने में इजीली क्लियर कर सकते हैं। या अगर हम ऐसे स्टूडेंट की बात करें जो बहुत ही अच्छा है पढ़ाई में और वो 3 महीने में बिल्कुल रिलीजियसली पढ़ाई कर रहा है 12-12, 13-13 घंटे, तो ही और शी कैन इजीली डू इट इन 3 मंथ्स, अगर वो एक जेन्युइन फैकल्टी को फॉलो करे और अपना 100% अपनी प्रिपरेशन को दे, तो इट इज वेरी मच पॉसिबल टू डू इट इन 3 मंथ्स। What is the future and benefits after cracking the SBI PO exam? सर सबसे पहले बेनिफिट की बात करूं तो हमें रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा वाली मिलनी शुरू हो जाती है। इतनी रिस्पेक्ट मिलती है जो हजम भी नहीं होती। फैमिली से बोल सकते हैं, फ्रेंड से बोल सकते हैं, या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। और सैलरी तो सर आपको पता ही है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है। तो जब मैं पहले अनएम्प्लॉयड था तब तो बैंक बैलेंस मेरा बहुत ही मिनिमल रहता था, बट अब हर महीने इतना सारा क्रेडिट हो जाता है, तो वो तो पॉजिटिव पॉइंट है ही सर। बाकी सर एसबीआई इज अ ब्रांड। लाइक मैं अपना ब्रीफ बताऊं, मेरा सबसे पहले आरआरबी पीओ 2020 में सिलेक्शन हुआ था, तो आई वाज वेरी मच हैप्पी। मैंने सबसे पहले पापा को फोन किया कि पापा ऑफिसर बन गया, तो माय फैमिली वाज वेरी हैप्पी। देन मेरा आरआरबी क्लर्क 2020 क्लियर हो गया, तो आई वाज ओके, लाइक कोई नहीं, आरआरबी पीओ ज्वाइन कर लेंगे। फिर एसबीआई पीओ का रिजल्ट आता है रात को 11 बजे, मैं सो चुका था। तो उस वक्त मेरे फोन कॉल्स बज रहे थे, लाइक फोन आ रहे थे, व्हाट्सएप मैसेजेस टिंग टोंग हो रहा था। तो मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स पे मेरा रोल नंबर था। तो मैंने फिर मोबाइल ओपन करके देखा, मुझे भरोसा नहीं हुआ कि मेरा क्लियर हो चुका है। लास्ट पे लाइन लिखी थी कांग्रेचुलेशंस, तो मेरा क्लियर हो चुका था सर। फिर मेरा भाई था, वो जगा हुआ था, मैंने उसको बोला लैपटॉप खोल के देख, मोबाइल में सही से दिख नहीं रहा। तो भाई ने लैपटॉप में चेक किया। देन मेरी फैमिली सो चुकी थी तब तक, मैंने उनको जगाया नीचे जाके। तो लाइक दे ऑल वर वेरी मच हैप्पी, लाइक आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क और फिर एसबीआई पीओ, एक हैट्रिक लग गई थी सर। फिर मैं एसबीआई ज्वाइन कर चुका था। फिर अभी सीजीएल 2019 का रिजल्ट आता है, मेरा टियर 3 क्लियर हो गया था। तो अगेन एक और सक्सेस मेरी ऐड हो चुकी थी सर। तो मतलब स्टार्टिंग में मैंने थोड़ी डिफिकल्टीज फेस करी, प्रीलिम्स के बाद मेंस में थोड़ी डिफिकल्टी आई थी, बट जब मेरे सिलेक्शन होने स्टार्ट हुए तो अभी तक मेरे 5 गवर्नमेंट जॉब मेरी लग चुकी है, इंक्लूडिंग ईपीएफओ, एसएससी। Wonderful, and congrats to you on that. Great. Thank you, sir. Ideally, how many hours should I be studying to crack the SBI PO exam?
सर एक्चुअली इट डिफर्स। अगर कोई बिगनर है तो स्टार्टिंग में अगर वो 10 घंटे पढ़ना शुरू करेगा वो बोर हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में किसी बिगनर को प्रीलिम्स एग्जाम्स पे फोकस करते हुए करीब करीब 6 या 7 घंटे पढ़ना पड़ेगा। 5-6 आवर्स इज वेरी मच रिक्वायर्ड। जब वो थोड़ा स्टेबल हो जाएगा कि उसको बेसिक्स आते हैं और वो मेंस की तरफ स्विच कर रहा है, तब प्रिपरेशन मोड हमारा 8, 9 या 10 आवर्स तक पहुंचना चाहिए। एंड जस्ट बिफोर आवर मेंस एग्जामिनेशन हमारे स्टडी आवर्स अराउंड 12 आवर्स तक पहुंचते हैं, जिसमें हमें हर सेक्शन को अराउंड 3 आवर्स देने पड़ते हैं। तो अराउंड मैंने 12-13 आवर्स की प्रिपरेशन भी करी है जस्ट बिफोर माई मेंस एग्जामिनेशन। बट एग्जाम से एक दिन पहले मैं कुछ नहीं करता था, मैं चिल मारता था, बस फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करके मैं पूरा रिलैक्स मोड में रहता था। So great, Vaibhav. Thanks for answering those questions from our aspirants. It will really be helpful for all of them. तो वैभव, हमने अभी बात कर ली आपके प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और थोड़े क्वेश्चंस भी आंसर कर लिए FAQs फ्रॉम द एस्पिरेंट्स। तो ये सब थोड़ा सीरियस स्टफ था। अभी चलते हैं एक फन सेगमेंट पे, CDWT, जिसको हम कहते हैं द रैपिड फायर राउंड। तो यहाँ पर मैं आपसे 5 क्विक सवाल पूछूंगा और आपको जल्दी जल्दी उनके आंसर्स देने हैं। ऑलराइट? ओके सर। So your first question is, अगर आपको आज एक स्किल डेवलप करना है जो आपके पास अभी तक है नहीं, लेकिन आपको डेस्परेटली एक स्किल डेवलप करना है, तो वो कौन सा होगा? मुझे थोड़ा सा इस पे फोकस करना पड़ेगा कि जो मैं कर सकूं उसको मिनिमम टाइम में कर सकूं, क्योंकि आफ्टर ज्वाइनिंग SBI हमें टारगेट्स बहुत मिलते हैं जो हमें सेम डे कंप्लीट करने होते हैं। तो विद इन मैक्सिमम टाइम मुझे मैक्सिमम आउटपुट देना है। आई मीन टू से मुझे प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। इस पे मैं अपना फोकस डालना चाहूंगा। ओके, ग्रेट। अगर आपको आज एक अपॉर्चुनिटी मिले कि आप एक दूसरे सेलिब्रिटी में या एक पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाए सिर्फ एक दिन के लिए, तो वो कौन होगा? सर अगर मैं सच बताऊं, मैं अभी UPSC की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अनअकैडमी से ही मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। तो जुनेद अहमद सर है, सर की रैंक 3 आई थी UPSC में। तो मैं जुनेद अहमद सर में कन्वर्ट होना चाहता हूँ। लाइक अभी तक मुझे कोई बंदा अगर लगा है कि जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, तो जुनेद अहमद सर इज ऑन द टॉप सर। अगर आप एक पार्टी में हो और आप साइड में खड़े रहे हो, तो अगर एक ऐसा कोई गाना जो बजेगा जो आपको डांस फ्लोर तक लेकर आएगा, वो कौन सा हो? सर मुझे डांस करना पसंद नहीं है, मुझे केवल सॉन्ग सुनना पसंद है। बट एज स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं, मैं थोड़ा रोमांटिक टाइप पर्सन हूँ, तो मुझे जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है वो है तुम ही हो ऑफ आशिकी 2। चलो, ग्रेट, फैंटास्टिक। अगर आपको एक टाइम ट्रैवल की मशीन दी जाए, तो आप कौन से साल में वापस जाना चाहेंगे? सर मुझे वापस नहीं जाना, मुझे आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये देखना है कि मेरा 10 साल बाद मेरे साथ क्या होने है। तो पीछे तो जो सब जो हो चुका है वो हो चुका है, उसी वजह से आज मैं यहाँ पर। बट मुझे आगे का देखना है कि 10 साल बाद मेरे साथ क्या होगा। तो मैं टाइम ट्रेवल करते हुए फ्यूचर में जाना पसंद। एक ऐसी कौन सी मूवी है जो बार बार आप देख सकते हो और जिसके डायलॉग्स आपको बहुत पसंद है, जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद हो, आप कभी भी कौन से भी मूड में हो आप देख सकते हो? सर उसमें नंबर 1 पर आती है 3 इडियट्स, क्योंकि मैं बीटेक मैंने की थी, तो मैं उसको अच्छे से अपने फील्ड के साथ रिलेट कर पाता हूँ। उसमें एक एक सीन जो दिखाया है वो मेरे लाइफ से और मेरी प्रिपरेशन फेज से रिलेट करता है सर। ऑलराइट वैभव, ये था हमारा फन रैपिड फायर राउंड। अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप SBI PO बन चुके हो, 9 मंथ्स हो गए आपके जॉब को, तो फ्यूचर प्लान्स के बारे में आपने कुछ सोचा है? आप आगे 5-6 इयर्स डाउन द लाइन क्या करना चाहोगे? यस सर, अभी मेरे 2 फोकस है। मैं अपना पूरा 100% SBI को दे रहा हूँ। लाइक मुझे जितना सीखने को मिलता है मैं सीखता हूँ। और मेरा सेकंड टारगेट अभी UPSC है। मैं UPSC पे अपना पूरा फोकस मैंने किया हुआ है। जितना भी मैं टाइम निकाल पाता हूँ उतना मैं UPSC को दे रहा हूँ, क्योंकि अभी SBI में थोड़ा वर्क प्रेशर थोड़ा सा है सर। तो संडेज को भी कभी कभी हमको जाना पड़ता है। लाइक आज वर्किंग हॉलीडे है, तो भी मुझे अभी बैंक जाना है 2-3 बजे कुछ काम के लिए। तो ये सब रहता है। तो मेरा सेकंड टारगेट इज UPSC होगी। लाइक आफ्टर 10 years आई वांट टू सी मी एज एन IAS। So that's fantastic and we really wish you all the best कि आप ये भी क्रैक कर पाए। थैंक यू सो मच। यहाँ पर हमारा एक रिचुअल होता है वैभव ऑन CDWT, जिसको हम कहते हैं टैग अ टॉपर। तो अगर आपके पास आपके माइंड में कोई है जिसको आप टैग करना चाहेंगे, आप जिसका नाम लेना चाहेंगे, who you want us to interview on the next episode of CDWT, आप उनका नाम हमें बता सकते हैं? श्योर सर। अगर मैं अभी बताऊं तो मेरी स्टडी पार्टनर है रेशु गर्ग। मेरा पूरा स्टडी प्रिपरेशन करंट अफेयर्स क्वांट्स रेशु के साथ ही चला है। अभी शी इज सर्विंग इन बैंक ऑफ इंडिया। तो मैं रेशु गर्ग का नाम आपको बताना चाहूंगा सर। So रेशु, हमारी टीम will reach out to you very soon and hopefully आप भी हमारे साथ रहेंगे इस प्लेटफॉर्म पे and you can share your journey with us as well.
सो वैभव, अभी आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे ऑफ दिस इंटरव्यू. बहुत अच्छा लगा है आपसे अभी तक बात करके. बट जस्ट टू क्लोज आउट दिस इंटरव्यू, एक मोटिवेशनल मैसेज आप देना चाहेंगे सारे एस्पिरेंट्स को जो इन द नियर फ्यूचर इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने वाले? सर, मैं 3 इडियट्स वाली मूवी से रिलेट करना चाहूंगा. आमिर खान ने बोला था सक्सेस के पीछे मत भाग. मैं उसको थोड़ा चेंज करूंगा. सक्सेस के पीछे मत भाग, तो प्रिपरेशन और अपनी जो आपकी रिपीटेटिवनेस है उसके पीछे भागना चाहिए आपको. सक्सेस तो अपने आप मिल ही जानी है. अगर आप एक मोमेंटम के साथ प्रिपरेशन करेंगे तो सक्सेस आपके घर में खुद चल के आएगी, और इतनी बड़ी आएगी. जैसे मैंने 4-5 एग्जामिनेशन क्लियर किए, तो यही मेरा मैसेज रहेगा सर, कि प्रिपरेशन फेज आपका भले ही थोड़ा लंबा होगा, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है. अपने फैमिली फ्रेंड्स को अपने साथ रखना है, और आराम से आपका एग्जामिनेशन जरूर क्लियर होगा सर. That's wonderful, and that's a great message for all the aspirants out there, Vaibhav. And lastly, आपका experience कैसा रहा on CTWT? So wonderful. Actually, this is my first interview which I am giving on online mode. इससे पहले मैंने काफी इंटरव्यूज दिए हैं, like काफी इंस्टीट्यूट्स में, but this is my first online. तो बहुत अच्छा रहा सर. Nice talking to you sir. Right. Likewise, Vaibhav, and thank you so much for being with us on CTWT. बहुत अच्छा लगा आपकी preparation strategy और आपके life के बारे में थोड़ा जानना. And like I mentioned, all the very best to you for the present and for the future as well. Thank you so much, sir. Thank you. So that was Vaibhav Saini, everyone, who joined us here on CTWT. He had a wonderful story to share with all of us, and hope all of you aspirants have taken note of all the pointers that he's mentioned. We will be back soon with another episode of CTWT soon. Until then, take care of yourselves and stay safe.